हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स। द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन एज के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में भी हमने मौर्योत्तर काल के बारे में जाना था, उसके बारे में समझा था। यहाँ पर फ्रेंड्स हम मौर्योत्तर काल को दो भागों में विभक्त करके पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रथम भाग है ब्राह्मण शासक और द्वितीय भाग है विदेशी शासक। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है दोस्तों कि जैसे ही मौर्य वंश मगध साम्राज्य से हटता है, उसका पतन हो जाता है, उसके बाद का जो समय है उसे मौर्योत्तर काल कहा गया। अब होता यह है कि मौर्य वंश मगध साम्राज्य को एक छत्र बनाकर रखता है। मौर्य वंश में मगध साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था, लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का पतन हो जाता है वैसे ही क्या होता है फ्रेंड्स, जो मगध साम्राज्य है वे छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त होने लगता है, छोटे छोटे साम्राज्य बनने लगते हैं। आपने मगध जब मौर्य वंश का प्रशासन हमने देखा था, तब आपने पढ़ा था कि किस तरह मौर्य प्रशासन एक विस्तृत प्रशासन था, उसका जो एरिया था काफी एक्सपांड था, काफी विस्तारित था, और अलग अलग राज्य और उन राज्यों पर राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही मौर्य वंश समाप्त होता है, मौर्य वंश का पतन होता है, उन राज्यों में से जो सशक्त राज्य थे, जो मजबूत राज्य थे, उनके राज्यपाल वहीं के शासक बनकर एक नए साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। और इस तरह जो मगध साम्राज्य था वो छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त हो गया था, अर्थात मगध साम्राज्य सिकुड़ गया था, छोटा हो गया था, और राज्य स्वयं में साम्राज्य बन गए थे। तो ये स्थिति थी मौर्योत्तर काल की। अब हमने मौर्योत्तर काल को दो भागों में विभक्त कर दिया, ताकि सारे शासकों को हम, या फिर कह सकते हैं कि उस समय के तात्कालिक जितने भी वंश थे उन्हें हम समझते हुए अच्छे से पढ़ सकें, है ना। तो दो भागों में विभक्त किया था, ब्राह्मण शासक और विदेशी शासक। कुछ ब्राह्मण शासक थे और कुछ विदेशी शासक थे, अर्थात विदेशों से आए हुए शासक थे। ब्राह्मण शासक के अंतर्गत हमने शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इन वंश के जो शासक हुए थे वे ब्राह्मण वर्ण को बिलोंग करते थे। विदेशी शासक, इसी समय पर विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे भारत पर, है ना। तो विदेशी शासक कौन कौन हुए थे? तो हिंद यवन शासक अर्थात इंडो ग्रीक शासक आ गए थे। शकों का भी आक्रमण हो गया था, इनका भी इन्वेजन हो गया था इंडिया में। पहलव और उसके बाद में कुषाण आए थे। तो कुछ इस तरह से हम मौर्योत्तर काल को पढ़ने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर की बात की जाए तो उसमें हमने ब्राह्मण शासकों के अंतर्गत आने वाले शुंग वंश के बारे में चर्चा कर ली है, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनसे अगले आने वाले वंशों के बारे में, अर्थात कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में। सो फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप कण्व वंश। कण्व वंश। फ्रेंड्स, शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या करने के बाद में वासुदेव जो हुए थे, उनके अमात्य देवहूति थे, जो शुंग वंश थे, उनके अंतिम शासक हुए थे। थोड़ा सा पिछला हम देख लेते हैं ताकि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। शुंग वंश के अंतिम शासक हुए थे देवहूति। देवहूति की हत्या कर देते हैं उन्हीं के अमात्य वासुदेव, ठीक है। और इनकी हत्या कब करते हैं? तो देवहूति की हत्या होती है 75 ईस्वी पूर्व में। वो कौन सा ईयर था जब शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति की हत्या हो जाती है? तो वो साल था 75 ईस्वी पूर्व। और कौन करता है? तो उन्हीं के अमात्य वासुदेव द्वारा देवहूति की हत्या कर दी जाती है। अब फ्रेंड्स, वासुदेव वही थे जिन्होंने कण्व वंश की स्थापना की थी, अर्थात जैसे ही शुंग वंश का पतन हो जाता है, शुंग वंश समाप्त हो जाता है, उसके बाद में वासुदेव एक नए वंश की स्थापना करते हैं और उस वंश का नाम होता है कण्व वंश, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अब चलते हैं कण्व वंश की ओर। कण्व वंश में लिखेंगे आप कण्व वंश का पहले तो कालखंड की, ये वंश कब तक इसने शासन किया था? तो इसका शासन था जैसे शुंग वंश का पतन होता है, अर्थात 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व। काफी छोटा शासन काल रहा है इनका,
तो कालखंड क्या लिखेंगे, पहले आप हेडिंग डालेंगे कण्व वंश, उसके बाद में लिखेंगे नीचे कालखंड। तो इस वंश का कालखंड था, इस वंश का कालखंड था 75 ईस्वी पूर्व से लगाकर 30 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन रहा। अब कण्व वंश के संस्थापक की यदि बात की जाए, फाउंडर की बात की जाए कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, वासुदेव द्वारा। तो इसके संस्थापक कौन हुए, वासुदेव हुए कण्व वंश के। कब हुई थी, तो 75 ईस्वी पूर्व में की गई थी। ठीक है, 75 ईस्वी पूर्व में की गई थी स्थापना। कण्व वंश ब्राह्मण वर्ण को बिलोंग करता है। इस वंश के जो शासक हुए थे वे किस वर्ण के थे, तो ये ब्राह्मण वर्ण के थे, ये भी ब्राह्मण वर्ण के थे, अर्थात ब्राह्मण वंश था इनका। और फ्रेंड्स पूरे कण्व वंश की बात की जाए तो कण्व वंश के पूरा वंश चार शासक हुए जिन्होंने इस पर शासन किया, कण्व वंश का शासन चलाया। उसके बाद में यह वंश समाप्त हो जाता है। तो उन 4 शासकों को देख लेते हैं, कुल कितने शासक हुए कण्व वंश के अंतर्गत। तो आप लिखेंगे लाइन, कण्व वंश के अंतर्गत 4 शासक हुए। कण्व वंश के अंतर्गत शासकों की संख्या 4 थी, अर्थात 4 शासक हुए। कौन कौन से शासक थे उनके नाम देख लेते हैं। तो प्रथम तो स्वयं वासुदेव हो गए जो संस्थापक थे, वासुदेव। दूसरे भूमि मित्र, इनके उत्तराधिकारी। फिर भूमि मित्र के उत्तराधिकारी हुए नारायण। और 4th शासक हुए सुशर्मन। सुशर्मन, इन्हें सुशर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक अन्य नाम क्या है सुशर्मन का, इनका एक अन्य नाम ब्रैकेट में आप लिखेंगे सुशर्मा, सुशर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 शासक होते हैं कण्व वंश के। अब क्या होता है फ्रेंड्स, 30वीं ईस्वी पूर्व। अब आगे लिखेंगे आप, ये सारा लिख लिया आपने सारे पॉइंट कण्व वंश में। अब नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट 30 ईसा पूर्व सिमुक द्वारा कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर दी जाती है। किसकी हत्या कर दी जाती है, सिमुक द्वारा कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर दी जाती है। सुशर्मन की हत्या कर दी जाती है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है। उस वंश का नाम होता है सातवाहन वंश। तो इस तरह कण्व वंश की समाप्ति हो जाती है और एक नए वंश का उदय होता है, और वो नया वंश होता है सातवाहन वंश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कण्व वंश के अंतर्गत फ्रेंड्स इतने ही पॉइंट थे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कण्व वंश में पूछा जाता है, संस्थापक पूछे जाते हैं, इसका कालखंड पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है कि कण्व वंश की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि 75 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कब समाप्त हुआ था, तो 30 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है। साथ ही पूछा जाता है कि कण्व वंश के अंतिम शासक कौन है, तो कण्व वंश के अंतिम शासक हुए आपके सुशर्मन। पूछा जाता है कि कौन से 4 शासक है जिन्होंने कण्व वंश को बढ़ाया था, कण्व वंश का शासन संभाला था। तो आप उनका नाम बताएंगे कि वासुदेव थे, भूमि मित्र थे, नारायण थे और सुशर्मन थे। सुशर्मन की हत्या किसने की थी, तो सिमुक द्वारा सुशर्मन की हत्या की गई थी। तो ये सारे पॉइंट थे कण्व वंश के अंतर्गत। अब हम देखते हैं सातवाहन वंश को। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सातवाहन वंश।
छोटा है कण्व वंश लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट डालेंगे आप सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की यदि इंपॉर्टेंट बातें देखी जाए पहले तो क्या देखेंगे हम इसके अंतर्गत, हम देखेंगे इसके अंतर्गत इसका कालखंड। तो इसका समय क्या रहा। सातवाहन वंश ने काफी लंबे समय तक अपना शासन जमाया था। कहा जाता है, माना जाता है कि 30 शासक हुए थे, 30 शासक हुए थे सातवाहन वंश के अंतर्गत जिन्होंने शासन किया था। साथ ही साथ अगर वर्षों की बात की जाए तो 250 वर्षों से भी अधिक इनका शासन रहा था। तो कालखंड की यदि बात की जाए सातवाहन वंश के, तो इनका समय था, इन्होंने कण्व वंश के सुशर्मन की हत्या की थी कब, 30 ईस्वी पूर्व में। तो यहीं से सातवाहन वंश स्टार्ट होता है। तो 30 ईस्वी पूर्व से 30 ईसा पूर्व से लगाकर 250 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ ईसा पूर्व खत्म हो गया, इन्होंने ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक इनका कालखंड था, इनका समय था। यदि वर्षों की बात की जाए तो 250 से अधिक वर्ष, अधिक है ना। आप क्या लिखेंगे, 250 से अधिक वर्षों तक इन्होंने शासन किया था सफलतापूर्वक। लगभग 30 शासक हुए इस वंश के अंतर्गत। लगभग 30 शासकों ने शासन किया था। ये तो हो गई सातवाहन वंश की बात। अच्छा, सातवाहन वंश की यदि राजधानी की बात की जाए कि राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है, अब ये याद रखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से राजधानी बिल्कुल चेंज हो गई। प्रतिष्ठान के बारे में हम पहली बार सुन रहे हैं अब तक प्राचीन भारत में। प्रतिष्ठान जो कि कहां पर है, ये दक्षिण भारत का एरिया है, अर्थात महाराष्ट्र में ये है वर्तमान। सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कालखंड 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी पूर्व। वर्ष 250 से अधिक वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। शासकों की संख्या लगभग 30 थी। साथ ही यदि राजधानी की बात की जाए तो सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके उत्तराधिकारियों की और संस्थापक की। यदि बात की जाए कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो जिसने कण्व वंश का पतन किया था और उनके अंतिम शासक को मारा था, अर्थात सीमुख सातवाहन वंश के संस्थापक थे। यदि संस्थापक पूछे जाए सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप लिखेंगे सीमुख सातवाहन वंश के संस्थापक हुए। अब अगली बातें कर ली जाए। आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। संस्थापक हुए सीमुख। इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना कब की थी, तो कब की थी, 30 ईस्वी पूर्व में की थी। ठीक है, 30 ईसा पूर्व ये वो समय होता है जब ये सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं स्थापना वर्ष। राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान। इन्होंने सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान को चुना। फ्रेंड्स, चाहे पॉइंट रिपीट भी हो जाए ना, तो आप जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही आप नोट्स में लिखेंगे, ताकि चीजें रिकॉल हो और आपको बेहतर तरीके से याद रह जाए वो चीजें, है ना। हमारा मकसद है कि चीजों को याद रखना, लंबे समय तक अच्छे से समझ पढ़ना। इसीलिए मैं हिस्ट्री को इतना समझा कर पढ़ा रही हूँ। नहीं तो ये क्या है कि ओनली थ्योरी है, चाहे तो हम इसे पढ़ सकते हैं बैठ के, लेकिन ये चीजें क्या होती है, जब हम समझ कर नहीं पढ़ते हैं तो सारा हम भूल जाते हैं बहुत कम समय। लेकिन जब हम समझ कर पढ़ते हैं हिस्ट्री को, है ना, एक कहानी के तौर पे पढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ते हैं, तो चीजें, ये सारे फैक्ट क्या होते हैं, लंबे समय तक हमें याद रहते हैं। तो यही फंडा है किसी से पढ़ने का या फिर अच्छे तरीके से पढ़ने का हिस्ट्री को।
नहीं तो जनरली बोर्ड पे हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, है ना, ताकि हमें सवाल वगैरह सम्स वगैरह हम जो भी सॉल्व करते हुए पढ़ते हैं। लेकिन हिस्ट्री को कभी भी हम बोर्ड पे ऐसे नहीं पढ़ते हैं ना, थ्योरी होती है तो हम फैक्टर रट लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं या फिर रट्टा मार मार के याद कर लेते हैं आंसर्स वगैरह। लेकिन यदि हिस्ट्री को बोर्ड पे इस तरीके से पढ़ा जाए तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लंबे समय तक याद रहता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे स्टार्ट बढ़ते हैं। सातवाहन वंश के बारे में हमें पुराणों में वर्णन मिलता है, तो कौन सा ऐसा पुराण है जिसमें सातवाहन वंश की वंशावली के बारे में हमें पता चलता है, तो वो है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन आप क्वेश्चन नहीं, आप पूरी लाइन ऐसे लिखेंगे, सातवाहन वंश की वंशावली के बारे में वंश की वंशावली, अर्थात जो 30 शासक हुए फ्रेंड्स, जो मैंने लगभग 30 शासकों के बारे में बताया है वही वंशावली है। तो सातवाहन वंश की वंशावली के बारे में मत्स्य पुराण में वर्णन है। मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है, उसमें बताया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश से रिलेटेड कौन सा पुराण है जिसमें सातवाहन वंश का वर्णन किया गया है, तो मत्स्य पुराण है जिसमें सातवाहन वंश के बारे में वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, सातवाहन वंश की वंशावली के बारे में मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है। आप सभी जानते होंगे पुराणों की संख्या कितनी है, 18, मैंने पढ़ाया भी है आपको। इसमें जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है। और इन 18 पुराणों में यदि सबसे प्राचीन पुराण का नाम पूछा जाए कि कौन सा है जो सबसे प्राचीनतम पुराण है, तो वो मत्स्य पुराण होता है फ्रेंड्स, है ना। ये मत्स्य पुराण है जिसमें सातवाहन वंश की वंशावली के बारे में वर्णन किया गया है। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यदि वंशावली वर्ण ना आए तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है सातवाहन वंश के बारे में चर्चा किस पुराण में की गई है, तो आप लिखेंगे मत्स्य पुराण में की गई है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके प्रथम शासक सातवाहन वंश के सिमुक के बारे में। अब इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, तो इनके उत्तराधिकारी हुए उत्तराधिकारी का नाम पूछा जाए तो इनके उत्तराधिकारी इन्हीं के पुत्र सातकर्णी प्रथम हुए थे। लेकिन फ्रेंड्स इसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, उसे देख लेते हैं हम। सातकर्णी प्रथम लिखेंगे आप, है ना। यदि उत्तराधिकारी पूछा जाए कि सातवाहन सिमुक के उत्तराधिकारी कौन थे, तो सातकर्णी प्रथम थे। लेकिन ये कैसे बने थे, बहुत इजी तरीके से नहीं बने थे। ऐसा हुआ था फ्रेंड्स कि जो सिमुक थे इनका देहांत, इनकी मृत्यु बहुत कम समय में हो जाती है। जब इनके पुत्र क्या होते हैं, अवयस्क होते हैं, छोटे होते हैं। तो पुत्र इतने छोटे होते हैं कि वे शासन को, सातवाहन वंश को संभाल नहीं सकते थे। यदि उन्हें उस टाइम पे शासक बना दिया जाता सातकर्णी प्रथम को, तो वे सातवाहन वंश का शासन संभालने के योग्य नहीं थे। तो क्या किया जाता है, इस बात का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, तो सिमुक के छोटे भाई हुए, सिमुक के छोटे भाई हुए थे कान्हा। क्या नाम था फ्रेंड्स, कान्हा नाम था, जिन्हें कृष्ण नाम भी कहा जाता था। ये भगवान कृष्ण वाले कृष्ण नहीं है, इनके छोटे भाई का नाम कान्हा था, ठीक है। तो कान्हा को शासक बनाया जाता है सातवाहन वंश का। लेकिन जैसे ही फिर कान्हा की भी मृत्यु हो जाती है, और रीजन क्या था कान्हा को, इनके छोटे भाई को उत्तराधिकारी बनाने का रीजन ये था कि जो इनके पुत्र सातकर्णी प्रथम होते हैं ये काफी छोटे होते हैं, अवयस्क होते हैं, योग्य नहीं होते कि ये सातवाहन वंश के शासन को संभाल सके। इसीलिए उनके भाई को शासक बनाया जाता है। लेकिन भाई की मृत्यु के बाद में फिर सिमुक के ही पुत्र सातकर्णी प्रथम को सातवाहन वंश की बागडोर दे दी जाती है, वहां का शासक बना दिया जाता है। तो इस तरह से सातकर्णी प्रथम शासक बनते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी है सातकर्णी प्रथम के शासक बनने के पीछे। अब हम देखते हैं सातकर्णी प्रथम के बारे में। तो नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ेंगे जो सातवाहन वंश के ही शासक हुए।
उनका नाम था सातकर्णी प्रथम। इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। सातकर्णी प्रथम माना जाता है कि इनके शासनकाल में इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ व 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ व 1 राजसूय यज्ञ। एक राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन वंश में फ्रेंड्स ये पहला ऐसा वंश था जिन्होंने एक प्रथा का आरंभ किया था। वो प्रथा क्या थी? वो भूमि दान की प्रथा थी। ब्राह्मणों को भूमि दान में देना, कर मुक्त भूमि दान। तो आप लिखेंगे सातवाहन वंश द्वारा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान की प्रथा चलाई गई। ठीक है, कैसी प्रथा चलाई गई? कर मुक्त भूमि को दान में देने की। और किन्हें दान में देने की? ब्राह्मणों को दान में देने की प्रथा चलाई गई थी। यह पहला ऐसा वंश था जिसने इस प्रकार की कोई प्रथा लागू की थी, प्रथा चलाई थी, जिसमें ब्राह्मणों को क्या किया जाता था? ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। अब फ्रेंड्स ये काफी बड़ी बात है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूमिदान प्रथा, ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा किस वंश के द्वारा चलाई गई थी? तो सातवाहन वंश के द्वारा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमिदान की प्रथा चलाई गई थी। अब इसका साक्ष्य हमें भी मिलता है, इस जो बात है इसका साक्ष्य भी हमें मिलता है। तो कहाँ मिलता है? इसका साक्ष्य हमें नानाघाट अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? नानाघाट अभिलेख में मिलता है। आप क्या लिखेंगे? भूमिदान की, ब्राह्मणों को भूमिदान की इस प्रथा का वर्णन नानाघाट अभिलेख में किया गया है। आप ऐसे पूरी लाइन को लिखेंगे, ठीक है? नानाघाट अभिलेख में दिया गया है। नानाघाट अभिलेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नानाघाट अभिलेख की स्थापना सातकर्णी प्रथम की पत्नी रानी नागनिका द्वारा की गई थी। क्या नाम था रानी का? नागनिका। ठीक है, तो नानाघाट अभिलेख जिसमें ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का वर्णन किया गया है, इस अभिलेख की स्थापना रानी नागानिका द्वारा की गई थी, जो कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। तो ये है सातकर्णी प्रथम के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। इनकी पत्नी का नाम भी याद रखेंगे आप, क्या था? रानी नागनिका। और इन्होंने किस अभिलेख की स्थापना की थी? तो नानाघाट अभिलेख की स्थापना की थी, जिसमें ब्राह्मणों को भूमि दान के बारे में वर्णन किया गया। और ये ऐसा पहला अभिलेख है नानाघाट अभिलेख जिसमें भूमि दान के बारे में चर्चा की गई है। ये पहला ऐसा अभिलेख है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें भूमि दान के बारे में बताया गया है? तो वह नानाघाट अभिलेख है जिसमें भूमि दान के बारे में वर्णन किया गया है। ये पहला ऐसा अभिलेख है। तो ये होगी सातकर्णी प्रथम के बारे में बातें। अब फ्रेंड्स जैसे कि 30 शासक हुए, आप लोगों को मैंने बताया सातवाहन वंश के अंतर्गत 30 शासकों के बारे में वर्णन किया गया था। इसी तरह उत्तराधिकारी बनते गए, जो शासक थे उनके पुत्रों को उत्तराधिकारी बनाया गया। अब यदि देखा जाए सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक के बारे में चर्चा की जाए तो उनमें नाम आता है, इन 30 शासकों में सबसे पहले नाम लिया जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी का। तो हम उनके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट शासक का नाम लिखेंगे आप। हमें सारे 30 शासक नहीं पढ़ने हैं। तो सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो हेडिंग डालेंगे आप गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनके बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो है इनके बारे में सातवाहन वंश के प्रतापी शासक। क्या लिखेंगे आप? सातवाहन
वंश के प्रतापी शासक हुए ये। इनकी माता का नाम काफी फेमस है क्योंकि, तो इनकी माता का नाम लिखेंगे आप गौतमी बलश्री। ठीक है, माता इनकी कौन हुई? गौतमी बलश्री। फ्रेंड्स, ये अपनी माता से काफी प्रेम करते थे, काफी प्यार करते थे और काफी सम्मान भी किया करते थे ना। इनके साम्राज्य में स्त्रियों का काफी सम्मान हुआ था और ये ऐसे ही अपनी माता का भी काफी सम्मान करते थे। इसीलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी वे शासक हुए जिन्होंने एक प्रथा लागू की थी जिसमें हर शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाएगा। ये प्रथा इन्होंने चालू की थी, इसीलिए सातकर्णी के नाम के आगे गौतमी पुत्र लिखा गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाया था। तो ये प्रथम शासक थे सातवाहन वंश के। इस तरह के सातवाहन वंश ही नहीं फ्रेंड्स, इतिहास में आप कोई सा भी शासक देख लेना, किसी ने ऐसा नहीं किया था। सातकर्णी ही वे शासक हुए थे जिन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाया था। सातवाहन वंश की इन्होंने शुरुआत की थी, इसीलिए इनका पूरा नाम क्या पढ़ा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसमें जो गौतमी है ये इनकी माता का नाम है। गौतमी पुत्र बलश्री जो इनकी माता थी, ये भी अपने पुत्र से काफी प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने एक अभिलेख लिखा था, एक अभिलेख की स्थापना करवाई थी। वो अभिलेख था नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किसके द्वारा स्थापना की गई थी? गौतमी बलश्री द्वारा नासिक अभिलेख की स्थापना की जाती है। किसके लिए की जाती है? तो अपने पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए ये स्थापना करवाते हैं। नासिक अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें गौतमी बलश्री द्वारा गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था का रक्षक ये उपाधियां दी गई थी। क्या कहा गया था सातकर्णी के बारे में? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में नासिक अभिलेख में लिखा गया है, इन्हें उपाधि मिली है अद्वितीय ब्राह्मण और नेक्स्ट एक और दी थी, वो थी वर्ण व्यवस्था का संरक्षक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसके बारे में? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज देखी। सातवाहन वंश के प्रतापी शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनकी माता का नाम था गौतमी बलश्री। इनकी माता के द्वारा एक अभिलेख की स्थापना की गई थी जिस अभिलेख का नाम है नासिक अभिलेख। इस अभिलेख में क्या लिखा गया था, किसके बारे में था? तो ये अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बताता है। क्या बताता है? इसमें ये बताया गया है कि गौतमी बलश्री जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी, उनके द्वारा गौतमी पुत्र सातकर्णी को कुछ उपाधियां दी गई थी। वे उपाधियां क्या क्या थी? अद्वितीय ब्राह्मण और क्या कहा गया था? वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा गया था इन्हें। तो ये कुछ चीजें थी गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। अब हम अगला देख लेते हैं, अगले उत्तराधिकारी कौन हुए। तो एक और फेमस शासक हुए और गौतमी पुत्र सातकर्णी के ही उत्तराधिकारी हुए। उनके ही पुत्र थे विशिष्टि पुत्र पुलमावी, है ना। नेक्स्ट राजा का नाम लिखेंगे, नेक्स्ट शासक का नाम लिखेंगे आप लोग वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ठीक है, अब इनके बारे में क्या क्या खास है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये किसके पुत्र थे? विशिष्टि पुत्र पुलमावी। तो ये पुत्र थे गौतमी पुत्र सातकर्णी के ही पुत्र थे, है ना, और काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इनका वर्णन कर रहे हैं हम 30 शासकों में। इनकी माता का नाम विशिष्टि जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की पत्नी थी। ठीक है, विशिष्टि। माता का नाम लिख लेते हैं, माता विशिष्टि। फ्रेंड्स, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जब अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे जोड़ा जाता है तो ये हमें दर्शाता है कि हो सकता है सातवाहन वंश मतलब एक मात्र सत्तात्मक
वंश मात्र सत्तात्मक सत्ता का आभास होता है हमें। किस तरह की सत्ता का आभास होता है कि हो सकता है यहाँ पर इस वंश में मात्र सत्तात्मक सत्ता हो, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। यदि ऐसा होता तो सातवाहन वंश की जो बेटियां थी उन्हें शासक बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां के जो पुत्र थे वे ही शासक बन रहे थे। अर्थात यहाँ की सत्ता कैसी थी, यहाँ पे आप लिखेंगे मात्र सत्तात्मक सत्ता का आभास, सत्ता का आभास मिलता है, लेकिन ये सही नहीं है। देखिए, यदि मैंने जो बताया है वो चीजें आपको याद रह जाए तो आप इस पॉइंट को नोट मत करना पूरा डिटेल में, लेकिन यदि याद नहीं रहता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप पूरा का पूरा जैसा मैंने बोला है वैसा ही आप लिख लीजिए। उसे क्या लिखेंगे आप कि सातवाहन वंश के शासकों द्वारा अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे जोड़ना इस बात का प्रतीक होता है कि सातवाहन वंश में मात्र सत्तात्मक सत्ता थी या मात्र सत्तात्मक सत्ता का आभास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सातवाहन वंश में पितृ सत्तात्मक सत्ता ही स्थापित थी। यदि मात्र सत्तात्मक सत्ता होती तो सातवाहन वंश की बेटियां या उनकी पुत्रियां शासन की बागडोर को संभालती, लेकिन ऐसा नहीं था। सातवाहन वंश के जो पुत्र हुए वे ही सातवाहन वंश को आगे बढ़ाते थे, वे ही शासक बनते थे। तो इसीलिए मात्र सत्तात्मक सत्ता का आभास, लेकिन पितृसत्तात्मक सत्ता का प्रभाव, था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई कि यहाँ पे मात्र सत्तात्मक सत्ता का आभास क्यों बताया मैंने और क्यों लिखा है पितृ सत्तात्मक सत्ता का प्रभाव था। विशिष्टपुत्र पुलवामी द्वारा एक स्तूप बनाया गया था, एक बौद्ध स्तूप बनाया गया था, काफी फेमस है, अमरावती बौद्ध स्तूप। तो अमरावती बौद्ध स्तूप का निर्माण। सातवाहन वंश के जितने शासक थे फ्रेंड्स वो ब्राह्मण वंश को बिलोंग करते थे, ब्राह्मण वर्ण को बिलोंग करते थे, लेकिन बौद्ध जो धर्म है इनका भी ये भी काफी फला फूला था इनके शासनकाल में। ठीक है, इसीलिए ये जो बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था विशिष्टपुत्र पुलवामी, ये इस बात का क्या है, प्रूफ है कि बौद्ध धर्म को भी यहाँ पे बढ़ावा मिला था। तो ये कुछ बातें हो गई विशिष्टपुत्र पुलवामी से संबंधित, ये कुछ पॉइंट हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले शासक के बारे में चर्चा करते हैं। अब फ्रेंड्स, सातवाहन वंश के अंतर्गत आने वाले इंपॉर्टेंट शासक हैं यज्ञश्री सातकर्णी। तो आप नेक्स्ट शासक का नाम लिखेंगे यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी ये क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सातवाहन वंश के अंतिम शासक हुए। तो आप क्या लिखेंगे इनके बारे में? सातवाहन वंश के अंतिम शासक। सातवाहन वंश के क्या थे ये अंतिम शासक थे। अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी के द्वारा सातवाहन वंश में या सातवाहन वंश के शासन के समय पर विशेष प्रकार के सिक्कों का निर्माण किया गया था। विशेष प्रकार के सिक्कों का निर्माण किया था, इन्होंने करवाया था। आई मीन सिक्कों का निर्माण, क्या विशेषता थी इन सिक्कों में? तो इन सिक्कों में जलयान के चित्र बने हुए थे। ठीक है, जलयान के चित्र अंकित थे, चित्र अंकित। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आता है कि जलयान के चित्र अंकित इस तरह के सिक्कों का निर्माण किसने करवाया था, किस वंश में हुआ था? सातवाहन वंश में हुआ था। किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो यज्ञश्री सातकर्णी
के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? यज्ञश्री सातकर्णी के द्वारा ये करवाया गया था। यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद में सातवाहन वंश का पतन हो जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है और ऐसे ही सातवाहन वंश का पतन हो जाता है। पतन हो जाता है और सातवाहन वंश खत्म हो जाता है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर ये यहीं पे समाप्त होता है। हमने सातवाहन वंश के बारे में फुल डिटेल पढ़ लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो अच्छे से बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और बिल्कुल इसे याद कर लीजिए और अपने माइंड में बिठा लीजिए। यदि लेक्चर नहीं कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो फिर से आप रिपीट करके लेक्चर को देख सकते हैं, ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और अच्छे से याद रहे, लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो अब लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।